बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवैल्यूएशन ऑफ डाटा एंड एसेंशियल्स ऑफ केमिकल एनालिसिस इस चैप्टर से ये कुछ टर्म्स हैं आपके सामने जिनको बारी बारी हम देखेंगे। इनमें सबसे पहले मोल है। मोल को हम पहले भी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। मोल को जनरली ग्राम एटम भी कहते हैं, बट ज़्यादातर जो ये जिस तरह से जाना जाता है वो मोल है। इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चार तरह के जो है वो मोल हो सकते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट पे आता है ग्राम एटम, फिर ग्राम मॉलिक्यूल, फिर ग्राम फॉर्मूला थर्ड पे, और ग्राम आयन। ग्राम एटम को ग्राम मोल या सिंबल भी कह सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल को मोल या ग्राम मोल कह सकते हैं। इसके अलावा ग्राम फॉर्मूला को भी मोल या ग्राम मोल कह सकते हैं। इस तरह ग्राम आयन को भी मोल या सिर्फ ग्राम मोल कह सकते हैं। यानी जनरल नेम जो है वो मोल है, और आगे से मोल की चार कैटेगरीज हैं: ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फॉर्मूला एंड ग्राम आयन। बारी बारी इनको देखते हैं कि ये क्या है, इनमें डिफरेंस। जब हम ग्राम एटम की बात करते हैं तो ये क्या होता है। इस तरह के हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को अ, जो भी है इसके साथ एक लेटर लगा देते हैं ग्राम, ये जी, एक लेटर लगाते हैं जिसका मतलब होता है ग्राम। जब हाइड्रोजन के मास को ग्राम के यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको हम ग्राम एटम जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राम एटम बोलेंगे। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल के मास को, जिस तरह सपोज हमारे पास जो है वो पानी है, ठीक है, मास ऑफ वाटर, अगर हम फाइंड आउट करें मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दो और एक ऑक्सीजन मौजूद है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 + 16। अब ये मास आया है वाटर का 18। अभी ये सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है, लेकिन जो ही हम इसके मास के साथ एक लेटर ऐड करते हैं ग्राम, जी, तो ये फौरन से जो है कन्वर्ट हो जाता है मोल के अंदर। तो फिर हम इसे बोलेंगे 1 मोल। इसी तरह से जब हमने हाइड्रोजन के मास के साथ ग्राम लगाया तो ये भी कन्वर्ट हो गया 1 मोल के अंदर। इसको 1 मोल कह सकते हैं, 1 ग्राम मोल कह सकते हैं, 1 ग्राम एटम कह सकते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूला को फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो फॉर्मूला यूनिट इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। और आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये टोटल मास निकलेगा 58.5। लेकिन जो ही हमने एक लेटर लगाया इसके साथ जी, जिसका मतलब है ग्राम, यानी फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड का मास जो ही ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल के। लास्ट वन हमारे पास रह गया ग्राम आयन। ग्राम आयन क्या होता है। ग्राम आयन के अंदर हम मास ऑफ आयन जो है उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये ग्राम आयन या 1 मोल बन जाएगा। इस तरह हमारे पास है सोडियम, तो ग्राम आयन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। जो ही हमने इसके साथ जी लगा दिया यानी ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 मोल। तो मोल की चार कैटेगरीज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, या किसी आयन के लिए। तो हम इन चारों को ही मोल कंसिडर करते हैं। अब इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि अगर हमने ग्राम एटम फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमने ग्राम एटम फाइंड आउट करना है
तो ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम एटम इज इक्वल टू, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ग्राम एटम विल बी इक्वल टू, ग्राम एटम विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यानी कि अगर हमने ग्राम एटम फाइंड आउट करना है तो क्या होगा कि जितना भी मास आपको दिया होगा आपने उसको एटॉमिक मास ऑफ एन एटम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मोल आ जाएगा या ग्राम एटम आ जाएगा। इसी तरह से हमने अगर ग्राम मॉलिक्यूल की बात करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें भी मॉलिक्यूलर जो मास है उसको हम डिवाइड करेंगे गिवन मास से, तो हमारे पास यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास लिखा है ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये बाय मिस्टेक जो है वो लिखा गया। इसी तरह से हम फॉर्मूला देखेंगे ग्राम आयन फाइंड आउट करने का क्या होता है। ग्राम आयन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी सेम यही होगा कि हम गिवन मास डिवाइडेड बाय आयनिक मास जो है वो कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्राम आयन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट वन जो है ग्राम फॉर्मूला का, हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राम फॉर्मूला के अंदर भी हमने यही करना है कि फॉर्मूला मैथ से डिवाइड करेंगे, जो भी मैथ दिया होगा ग्राम फॉर्मूला इज इक्वल टू गिवन मैथ डिवाइड बाय फॉर्मूला मैथ, तो हमारे पास ग्राम फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का आ जाएगा। तो अब ये चारों टर्म्स जो हैं इनको इकट्ठा करके जो है हम मोल को डिफाइन करेंगे कि मोल क्या होता है। इन चारों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो मोल की एक डेफिनेशन हमारे सामने आती है। ठीक है, तो वो मोल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, यानी कि जब किसी भी एटम का एटमी कमियत या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल या किसी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कमियत या फॉर्मूला मास ऑफ ए फॉर्मूला यूनिट या फिर किसी फॉर्मूला यूनिट का, यानी कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास अगर हम लिखें। अच्छा, यहाँ पे एंड लिखा गया, आपने एंड नहीं लिखना, और इसकी डेफिनेशन में आएगा। और आयनिक मास या आयनिक कंपाउंड या किसी आयन का जो है वो आयनिक कमियत आ जाए इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको हम ग्राम में जाहिर करें, इट इज कॉल्ड मोल और मोलर मास। तो फिर हम इसको जनरल एक टर्म बोलते हैं इनके लिए, मोलर मास। और जो है उसकी अगर कैलकुलेशन करनी हो तो हम उसका फॉर्मूला किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। यानी कि जब हमारे पास ये डिफाइन ना हो कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है या आयन है, तो हम जस्ट सिंपल क्या लिख देंगे? मोलर मास। मोलर मास के अंदर ये चारों टर्म्स में से कोई सी भी एक टर्म हो सकती है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने मोल के ऊपर सीखी हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसको हम सीखते हैं, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है हम इसके ऊपर बात करेंगे अब नेक्स्ट, और सीखेंगे कि ये क्या होती है। एक्टिविटी बेसिकली जब भी हम किसी सोल्यूशन के अंदर आयंस को देखते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन, जो अपेरेंट कंसंट्रेशन होती है या इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। जब भी किसी एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन को हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस फाइंड आउट करने के लिए, तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के बाद जो आयंस की कंसंट्रेशन आती है वो हमेशा लेस होती है एक्चुअल कंसंट्रेशन से। यानी कि एक्टिविटी एक्चुअल में जो असल कंसंट्रेशन होती है आयंस की उससे बहुत कम होती है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो आयंस होते हैं जब सोल्यूशन में हल होते हैं तो पॉजिटिव आयन के गिर्द नेगेटिव आयन आ जाता है, ये आपस में इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये आयन पेयर बना देते हैं। आयन पेयर बनने की वजह से जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है वो मैयर होती भी नहीं है, और उससे कम कंसंट्रेशन आ रही होती है। तो एक्टिविटी इज अपेरेंट कंसंट्रेशन और इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसको एक्चुअल कंसंट्रेशन से जो है वो अगर हम कहें कि मैथमेटिकली मिलाना हो, बाय इक्वेशन मिलाना हो, तो दैट इज इक्वल टू गैमा इंटू एम। एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है इसको एक्चुअल कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, और गैमा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी है। तो गैमा को किस तरह से डिफाइन करते हैं? गैमा जो है
अगर हम इस गैमा की वैल्यू निकालें तो गैमा इज इक्वल टू एम ए ओ डिवाइडेड बाय एम, ए डिवाइडेड बाय एम। तो इसको कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन अपेरेंट कंसंट्रेशन एंड एक्चुअल कंसंट्रेशन, या इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड एक्चुअल कंसंट्रेशन। मोलैरिटी इज एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो जो गैमा होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के दरमियान रेशो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है। एक्टिविटी का यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। अब जो एक्टिविटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, प्रेशर पे, टेम्परेचर क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या, इन तीन चीजों के ऊपर एक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट जो हमने टर्म सीखनी है दैट इज अबाउट मीन। मीन क्या होता है? मीन भी एक मैथमेटिकली टर्म है। अगर हमारे पास कोई डाटा दिया हो तो हम उसका मीन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। हमें अंदाजा है कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डाटा, यानी किसी भी मवाद का रियाजियाती औसत है, वर्स्ट है, दरमियानी वैल्यू होती है। और ये किस तरह से जो फाइंड आउट किया जाता है कि सपोज हमारे पास ये डाटा है, एक्स की वैल्यूज हम दी हुई है यहाँ पे, ये हमारा डाटा है। एक्स इज इक्वल टू 438, ये हमारे डाटा की वैल्यूज हैं। और डाटा के जितने भी नंबर हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। ये समेशन एक्स का मतलब है कि 4 + 3 + 8, इन तीनों को ऐड कर ले तो हमारे पास 15 आ गया। अब जो हमारे पास मीन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ये जो एक्स बार है बेसिकली ये मीन है। और एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये मीन का फॉर्मूला है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जमा करना। सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद टोटल नंबर जो वैल्यूज की हैं, वैल्यूज की जो इतनी तादाद है उसे हम तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी मीन की। तो यहाँ पे सम करने के बाद आंसर 15 आया जो हमने डाटा लिया हुआ, और टोटल नंबर जो है वो 3 थे। तो हमारा जो मीन है वो 5 आ जाएगा। मीन के बाद अगली जो टर्म हमने आज सीखनी है दैट इज मोड। मोड क्या होता है? कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें मौजूद, अगर हम उसको जो है वो अरेंज कर लें तो जो मिडल वैल्यू होती है डाटा की उसको हम मोड कहते हैं। मोड इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। अगर डाटा को हम अरेंज कर लें, अब अरेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि आप तरतीब सऊदी से करें या तरतीब नजूरी से करें। जिस तरह हमारे पास जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर है, तो इसमें सेंट्रल वैल्यू जो है वो क्या होगी? जिस तरह ये 7 और 9 जो है ये पहले दो डिजिट्स हैं और 14 और 17 लास्ट टू डिजिट्स हैं, तो ये सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो सकती है अगर हमारे पास जो दिया हुआ डाटा जो है वो और उनकी तादाद और हो। लेकिन अगर इसके बरक्स हो, हमारे पास जो दिया हुआ डाटा है उसमें सपोज हम एक और लेटर ऐड कर देते हैं, अब ये हमारे पास इवन हो गए। जब ये इवन हो जाएंगे तो फिर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे मोड को? उस वक्त हमने जो सेंट्रल पेयर है, पहले सेंट्रल डिजिट या सेंट्रल नंबर जो है उसको हमने मोड बोला था, अब सेंट्रल डिजिट की बजाय सेंट्रल जो है पेयर को कहेंगे। जिस तरह यहाँ से भी हमने 19 को हटाया, इधर से 9 को, इधर 17 को हटा दिया, इधर 17 को, तो सेंट्रल पेयर ये रह गया। इस सेंट्रल पेयर को जो है वो आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि जो सेंट्रल पेयर है उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो 25 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। तो जो मोड है वो इस डाटा का 12.5 आ जाएंगे। तो मोड के बारे में क्या पता चला कि ये डाटा को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो जो उसकी मिडल वैल्यू होती है उसको मोड कहते हैं। मोड से पहले वैल्यूज छोटी होती हैं अगर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया, और मोड के बाद जो है वो वैल्यूज बड़ी होती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, अदरवाइज जो है ये इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो हमने सीखनी है मोड के बाद वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है। तो
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिफाइन करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन divided by one number less than total number ऑफ डाटा। अब इसका क्या मतलब है कि अगर डाटा के अंदर आपके जो नंबर्स हैं उन वो 10 हैं, तो आपने डिवाइड 9 से करना है। हमने जो पहले डाटा लिया हुआ है उसी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने जो पहले डाटा लिया हुआ था वो सेम यही था कि हमारे पास ये x था 4 3 8, और हमने इसका मीन निकाला था 5। ये हम पीछे सीख चुके हैं। आगे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है x, इसमें से माइनस करेंगे x बार को, यानी कि वैल्यू जो भी आपका जो डाटा है उस वैल्यू को उसके एवरेज में से माइनस करेंगे। तो 4 - 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x - x बार जो है, यानी इसको कहते हैं डेविएशन। तो ये डेविएशन की वैल्यू आ गई। आगे हमने इस डेविएशन का स्क्वायर कर लेना। इसका क्या फायदा होगा, जब हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो जो चीजें नेगेटिव थी, जो वैल्यूज नेगेटिव थी, वो नेगेटिव नहीं रहेंगी बल्कि वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे -2 था तो अब ये 4 हो गया, और ये -1 था ये 1 हो गया। तो ये स्क्वायर करने का फायदा। अब ये 3 है तो ये जाके दूसरी तरफ 9 हो जाएगा। पहले हमने डेविएशन फाइंड आउट करनी है, वैल्यू की मीन वैल्यू से उस डेविएशन का स्क्वायर कर लेना, फिर एट द एंड हमने उस डेविएशन के स्क्वायर का सम कर लेना। ये हमारे पास डेविएशन के स्क्वायर थे और इनको हम ऐड करते जाएंगे। 1 + 4 + 9। तो ये डेविएशन के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 14। अब डेविएशन के स्क्वायर को जो ही हम ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे और साथ में डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जितनी है उससे एक कम। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 3 थी तो उससे एक कम, यानी कि 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे √7 आएगा, और इसका √7 जो है वो 2.65 के इक्वल होंगे। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2.65 हमारे पास आई है यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा x - x बार का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट जो है वो किसका है, इस n - 1। एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज -1, उससे हम एक कम कर देंगे। सिग्मा का मतलब समेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें x ये है, x - बार ये है, और x - x जो है वो ये हमने किया हुआ है। फिर x - x का स्क्वायर जो है वो ये है। ठीक है, ये x - x का स्क्वायर है जो जिसकी वैल्यू ये 14 आई जो हमने यहाँ पे पुट की इस तरह से। और n - 1, n यहाँ पे जो हमारा डाटा था उसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 था। -1 जो है करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे पुट किया, जिसके नतीजे में हमारे पास ये 7 आ गए। नेक्स्ट हमने टर्म सीखनी है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटिव वेरिएशन भी है। इसको किस तरह से करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज या जिसको मीन ऑफ द डाटा से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अभी डाटा जो है उसकी आई है 2.65, और इसका एवरेज था 5, यानी मीन 5 था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 52.9। उसके बाद बच्चों हमने सीखना है दो टर्म्स को, ये आती हैं विद रिस्पेक्ट टू मेजरमेंट के। जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके हवाले में हम बात करें अगर, तो हमारे पास दो टर्म अक्सर बोली जाती हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी को। कि अगर आप एक मेजरमेंट ले रहे हो
वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो मेजर्ड वैल्यू है, उसका कितनी जो है कुर्बत है, उसकी कितनी क्लोजनेस है एक्चुअल वैल्यू से। जितना ज्यादा ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी उतनी ही ज्यादा वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसको किस तरह से और मैं बताऊं, जिस तरह हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम 10 ml जो है वो बेस लेते हैं, और अगर 10 ml एसिड ही इस्तेमाल होना चाहिए, एक्चुअल वैल्यू जो है वो एसिड की जो यूटिलाइज होनी चाहिए वो 10 है, लेकिन अगर वो 10 ml से कम एसिड इस्तेमाल हो रहा है या ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा करीब के है जरूर, लेकिन जो है वो थोड़ा डिस्टेंस से है। तो एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिसीजन क्या होती है, दोनों में अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे। प्रिसीजन क्या होती है, जिस तरह हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में हम 10 ml एसिड एक दफा लेते हैं, बेस एक दफा लेते हैं, फिर उसको एसिड से टाइट्रेट करते हैं, हमारे पास एक रीडिंग आ जाती है। फिर दूसरी दफा जो है वो हम लेते हैं बेस कोनिकल फ्लास्क में, फिर एसिड लेते हैं, टाइट्रेट करते हैं, दूसरी दफा रीडिंग आ जाती है। दूसरी दफा अगेन वही बेस है, उसकी क्वांटिटी भी सेम है, वही टेम्परेचर वही प्रेशर पे काम कर रहे हैं, फिर थर्ड टाइम भी सेम इसी तरह से करते हैं, 3 रीडिंग्स आती हैं। अब वो जो 3 रीडिंग्स हैं एक ही क्वांटिटी की हो रही है, एसिड और बेस एक ही चीज की हो रही है, उन 3 रीडिंग्स को कंकॉर्डेंट रीडिंग भी कहा जाता है। तो वो क्या होती है कि अगर तो उनकी वैल्यूज बहुत एक दूसरे के पास पास हों तो इसका मतलब है आपने काम बड़ा अच्छे से किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रिसीजन है। जब मेजर्ड वैल्यू एक ही क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो उनके दरमियान कितनी कुर्बत है, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है या कितने क्लोज है। अगर तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आप काम अच्छा नहीं हो रहा, काम प्रिसाइज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपका एक वैल्यू 10.1 आ जाती है, दूसरी दफा 9.9 आ जाती है, एक दफा 10 आ जाती है, तो इसका मतलब है आपका काफी पास पास है। लेकिन अगर एक दफा 10 आ रही है, अगली दफा आपकी 12 आ रही है, फिर एक दफा 8 आ गई है, तो आप ज्यादा प्रिसाइज काम नहीं करें। तो ये कहा जाता है कि जो प्रिसीजन जहाँ पे ज्यादा हो, चांसेस होते हैं कि एक्यूरेसी भी वहीं पे होगी। यानी कि अगर एक काम करते हुए आपने काफी जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं, आपने एक ही चीज को बार बार रिपीट किया और उसके रिजल्ट सेम या तकरीबन करीब करीब आए हैं, तो इम्कान है कि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच गए, ये इतने एक्यूरेट होंगे। अगर प्रिसाइज हैं तो वो इतने एक्यूरेट हो गए कि एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब हो गए। ठीक है, बट कई दफा चीजें प्रिसाइज होने के बावजूद भी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक जो है वो बैलेंस से वे कर रहे हो और बैलेंस से पहले ही 0 एरर मौजूद है, आप 2 ग्राम वे करते हो, उससे पहले ही उसने 1 ग्राम दिया हुआ है, तो अब हर दफा 2 ग्राम वे कर भी लोगे तो जो बैलेंस है उसने तो 1 ग्राम का एरर रखा हुआ है, तो वो प्रिसीजन हो भी जाएगी तो वहां पे एक्यूरेसी नहीं होगी। हर दफा जो है वो 2 ग्राम आ तो जाएगा, आपने उसको एक दफा रखा बैलेंस पे, पेपर रख के, फिर 2 ग्राम दूसरी दफा चेक किया कि क्या 2 ग्राम है, तो फिर दोबारा से पेपर रखा, उसको वे किया 2 ग्राम है, लेकिन ऑलरेडी उसमें अगर 0 एरर मौजूद था, मतलब 1 ग्राम वो शो कर रहा था या कुछ और ग्राम शो कर रहा था, तो वो जब तक ठीक नहीं होंगे तो एक्यूरेसी, मतलब आप 0 एरर को रिमूव नहीं करोगे तो वो एक्यूरेसी नहीं आएगी। नेक्स्ट हम जिस टर्म को देखेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ऐसे आदाद जिनमें मतलब ऐसे आदाद का, ऐसे डिजिट्स का, ऐसे फिगर्स का सेट होता है जिसमें सर्टेनिटी हो, यकीनी बात हो कि ये दुरुस्त है, सिवाय लास्ट डिजिट के। लास्ट डिजिट जो है उसमें अनसर्टेनिटी हो, या एक डिजिट उसमें जो होता है उसमें अनसर्टेनिटी और वो लास्ट, उसके अलावा बाकी सारे डिजिट्स जो हों वो कंफर्म हो, वो सर्टेन हो कि उनके अंदर कोई जो है वो गलती नहीं है। तो ऐसे डिजिट्स का, ऐसे फिगर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑल दोज डिजिट्स हुज वैल्यूज आर नोन, इनके वो तमाम इनसे जिनकी वैल्यूज अच्छे से पता है कि वो सही है, एंड वन डाउटफुल डिजिट, लेकिन एक मशकूक हिस्सा हो उसमें, बाकी सारे हिस्से, बाकी सारे नंबर जिस तरह हमारे पास 80 है तो उसमें डिजिट दो है, एक 8 है दूसरा 0 है, या फिगर दो है, एक 8 है एक 0 है। ठीक है, तो इस तरह हम कहते हैं कि डिजिट और नंबर में थोड़ा डिफरेंस होता है।
अच्छा, अब सपोज इसको हम करते हैं कि हमारे पास एक स्केल है, जिस तरह हम स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गए। अब ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। वैसे तो सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, इतना होता है, उसके अंदर आगे से मिलीमीटर होते हैं। जो स्केल हम यूज करते हैं उसमें सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 से 2 तक जाए तो 10 लाइन आती हैं। 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक जाए तो 10 लाइन आती हैं। हर जो 2 लाइंस होंगी दरमियान में, जो 1 से 2 के दरमियान जाते हुए आती हैं, उनका जो डिस्टेंस है इसको 1 मिलीमीटर कहते हैं। ये 1 मिलीमीटर जो है ये स्केल का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम measurement which an instrument is capable of measuring, यानी कि कम से कम वो पैमाइश जो करने के काबिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक आला कम से कम वो मेजरमेंट करने के काबिल होता है, जिस मेजरमेंट को वो कम से कम मेजरमेंट जो एक आला कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। स्केल जो होता है, जो हम घरों में यूजुअली वैसे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तो अगर एक चीज की लेंथ हमने मेजर किया और उसका आंसर आता है 4.7823 ये आ गए। अब यहां तक जो है मिलीमीटर मौजूद है, यहां तक मिलीमीटर मौजूद है। तो 3 पॉइंट के बाद 3 जो डिजिट्स हैं यहां तक मिलीमीटर मौजूद है। तो यहां तक तो सर्टेनिटी है कि ये ठीक होगा। ये 4 मीटर है और उसके बाद ये जो 3 है ना, 0.783, ये मिलीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 782 जो है ये मिलीमीटर है। तो यहां तक तो सर्टेन है, यहां तक यकीनी बात है। अब ये फर्स्ट जो डिजिट है ये डाउटफुल है, दूसरा डिजिट भी डाउटफुल है। लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो क्या होंगे कि वो ये भी जो है वो सर्टेन है, ये भी सर्टेन नंबर है, ये भी सर्टेन है, ये भी सर्टेन है, लेकिन ये पहला अनसर्टेन है। तो पहला अनसर्टेन और बाकी सारे सर्टेन नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या क्या चीजें असर कर सकती हैं? डेसिमल जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे बिल्कुल जो है वो असरअंदाज नहीं होता। डेसिमल की पोजीशन कहाँ पे से जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को पता नहीं चलता। लेकिन एक चीज जो है वो जीरो, जीरो की पोजीशन कहाँ पे है, जीरो किस पोजीशन पे सिग्निफिकेंट होता है, किस पे नहीं होता, उसको जरा सीख लेते हैं। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू है 4.070। पॉइंट के फौरन जो बाद वाला जीरो होता है, ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं इस तरह से कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो जीरो है, पॉइंट के फौरन बाद वाला जीरो, उस वो थोड़ा सा कंफ्यूज एक चीज करता है। अगर ये पॉइंट के फौरन बाद वाला जीरो जो है उससे पहले कोई नंबर ना हो तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर उससे पहले कोई नंबर हो तो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा पॉइंट के बाद जो है वो 7 आ जाता है, फिर उसके बाद एंड पे जीरो आ जाता है। पॉइंट से मुराद डेसिमल है। डेसिमल के बाद नंबर है, कोई नॉन जीरो नंबर है, और उसके बाद कोई जीरो हो जाता है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है। दोबारा से मैं बता रही हूँ कि अगर इस तरह से हो 0.070, तो ये वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? कि पॉइंट के फौरन पॉइंट से पहले यानी डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर नहीं है और उसके बाद आता है जीरो, और उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर आ जाता है, तो ये वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर पॉइंट के बाद जीरो आ जाता है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, फिर कोई नंबर आ जाता है और उसके बाद एंड पे जीरो आता है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसके अलावा जो है पॉइंट के फौरन बाद जीरो आता है लेकिन उससे पहले कोई नंबर है, तो फिर भी ये वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पॉइंट के फौरन बाद जीरो आ गया और उससे पहले भी कोई नंबर है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। पॉइंट से पहले जीरो है और उसके बाद भी जीरो है
यानी कि पॉइंट से पहले भी कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। नॉन जीरो का मतलब है 1 2 3, कोई 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो जाए तो वो नहीं है। उसके बाद जीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन पॉइंट के बाद नंबर है और फिर उसके बाद जीरो है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो जीरो की पोजीशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट वन जो है हमने सीखना है राउंडिंग ऑफ एनालिटिकल डाटा। हम एनालिटिकल डाटा को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं ये हमने देखना है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 737। चले इसको दोबारा लिख लेते हैं। 7 4 9 2। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमने 9 को रखना है और 9 के बाद जो है जो भी नंबर है उसको छोड़ देना। यानी कि जिस नंबर को हमने रिटेन करना है उसके फौरन बाद वाला नंबर हमने ध्यान से देखना है। जिस नंबर को रिटेन करना है उसके फौरन बाद वाला नंबर ध्यान से देखना है। अगर तो वो 5 से छोटा है तो फिर हम राउंड ऑफ करते वक्त जिस नंबर को रखना है उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, 749 ही आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि जहां पे हमने राउंड ऑफ करने का डिसीजन लिया है, हमने सपोज 9 के बाद कहा कि राउंड ऑफ कर देते हैं, 9 लास्ट डिजिट होगा जिसको हमने रखना है और उसके फौरन बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो फिर हम जिस नंबर को रख रहे हैं उसमें 1 ऐड करेंगे। जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये 750 हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और भी हो सकती है और वो ये है कि हमने जिस नंबर को रखने का डिसीजन किया, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे 3 जो है उसको रखने का डिसीजन किया है और यहाँ पे है 5। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हमने जिस नंबर को रखने का डिसीजन किया उसके फौरन बाद अगर 5 है और 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है, वन कम अज कम एक भी नॉन जीरो नंबर है, तो हम जो है ना यहाँ पे जिस नंबर को रिटेन करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 744 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि जहाँ पे हमने डिसीजन लिया कि हमने जिस नंबर को रिटेन करना है उसके बाद 5 तो जरूर है, ये यहाँ पे ये लाइन है रिटेन करना है उसके बाद 5 जरूर है, लेकिन 2 कंडीशन है। मतलब 5 के साथ 2 3 कंडीशन आ जाएंगी। हमारे पास ये मैं लिख रही हूँ। पहली कंडीशन ये है कि जिस नंबर को हमने रिटेन करना है उसके फौरन बाद 5 तो है, लेकिन 5 के बाद जीरो है। 5 के बाद नॉन जीरो नंबर नहीं है। जिस तरह यहाँ पे 5 के बाद एक नंबर जो है वो नॉन जीरो था। नॉन जीरो नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक कोई सा भी डिजिट आ जाए तो वो नॉन जीरो है। तो फिर तो फौरन से हम ऐड कर देंगे एक। लेकिन अगर जीरो आ जाए तो फिर सोचना, यानी कि जिस नंबर को रिटेन करना है उसके नेक्स्ट वाला नंबर 5 है जिसको हम ड्रॉप करें। फर्स्ट ड्रॉपिंग नंबर 5 है फर्स्ट, और उस ड्रॉपिंग नंबर के आगे जीरो है, तो फिर जो रिटेनिंग नंबर है उसमें हमने ऐड करना है 1 या नहीं करना, डिसाइड करेगा ये नंबर। अगर तो ये इवन होगा, जिस तरह यहाँ पे इवन है, फिर ये चेंज नहीं होगा और ये ऐसे आएगा 746। लेकिन अगर ये ओड होगा तो फिर ये चेंज होगा और इसमें एक ऐड होगा तो ये आ जाएगा 744। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।